आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। पैसा बोलता है। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी IEIT और इनविट का मतलब ऐसे कॉरपोरेशंस से है जो इनकम जनरेट करने के मकसद से बनाई जाती हैं। ये कॉरपोरेशंस पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के साथ साथ हाई वैल्यू रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और मॉर्टगेजेस को भी मैनेज करती हैं। वही इनविट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए उनके पैसों के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ करता है। तो कैसे करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, और कैसे हासिल करें मनचाहा मुनाफा, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अमित सौरभ और वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा। हेलो एवरीवन। आप दोनों का सबसे पहले तो वेलकम करते हैं हम अपने खास प्रोग्राम में। सिद्धार्थ, हम इन्वेस्ट की बात करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रिटर्न्स, तो हमने रीट्स, अब अगर इनविट की भी बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस है समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, पहले तो सबसे पहले अगर आपने रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रीट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का रीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्विटी रीट होता है, ये बेसिकली उन प्रॉपर्टीज में लगाते हैं जो कंप्लीटली ओन्ड है और उसके प्रॉपर डिविडेंड्स आते हैं जो वो इन्वेस्टर्स को वापस करते हैं। कुछ होते हैं मॉर्गेज रीट्स, फॉर एग्जाम्पल वो मॉर्गेज सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं और वहां से वो डिविडेंड्स आते हैं और वो इन्वेस्टर्स को देते हैं। कुछ होते हैं प्राइवेट रीट्स, वो होते हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए होते हैं, वहां ओनली कुछ लोग ही लगा सकते हैं पैसे। कुछ होते हैं पब्लिक रीट्स, जहां पे जो सेबी सर्टिफाइड होते हैं, जो कि मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। इनफैक्ट आपको तो जान के खुशी होगी कि एक रीट का इंडेक्स भी बन चुका है आज की डेट में, तो वहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैम ने बोला कि जो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्पोजिशन होता है और अब 6 से 8% का जो रिटर्न है वो रीट्स में एक आसानी से मिल जाता है अगर पैसा थोड़े लंबे प्रावधान के लिए, थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए लगता है। अब नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि रीट्स और इनविट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों टर्म साथ ही चलते हैं बेसिकली। तो दोनों ही पहले तो ट्रस्ट होते हैं, दोनों ही प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं और दोनों के पास अपने ट्रस्टीज होते हैं, अपने स्पॉन्सर्स होते हैं, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो इन ट्रस्ट जब बनता है तो उस समय ये इनका भी इंसेप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रस्टीज की बात करूं तो ट्रस्टीज पहले ये देखता है कि भाई हम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी 95% डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं जो सिर्फ अभी 20% या 30% या अभी डेवलप ही नहीं हुआ, जिससे एक अश्योर्ड रेंटल्स या अश्योर्ड डिविडेंड्स मिलना या अश्योर्ड इनकम मिलना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो एक ट्रस्टीज का काम होता है। एक स्पॉन्सर्स का काम ये होता है जो वो पैसा देता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो इनवीट्स के अंदर 15% तक का स्टेक ले सकता है जो स्पॉन्सर्स होते हैं। और अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात करें तो वो ये देखता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा पूरा प्लान। ये तो पता चल गया कि हमें एयरपोर्ट में लगाना है या हमें पोर्ट्स में लगाना है, ब्रिजेस में लगाना है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स डेवलप करते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि पैसे किस तरीके से मोबिलाइज होएगा और वो किस तरीके से लगेगा। तो बेसिकली जो रीट्स और इनवीट्स की बात है, रीट्स बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट और ऑफिस स्पेसेस में लगता है और इनवीट्स में आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, आप एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेते हो जिसमें रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, डैम्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जीज, आप इन सब में पैसा लगा सकते हो और आप इस इकोनॉमी के ग्रोथ में आप एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन की तरफ आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है रीट्स और इनवीट्स में। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो इनवीट्स होते हैं वो एक बहुत बिग, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग रहा है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है,
उसका टिकट साइज भी ज्यादा होता है, इतना टिकट साइज रीट्स का नहीं होता। तो जो इनवीट्स का जो टिकट साइज होता है वो रीट्स से थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसका जो बेयर मिनिमल टिकट साइज है शायद सरकार ने अब उसको 50,000 तक कर दिया, मतलब आप रीट्स में 10,000 लगा सकते हो और इनवीट्स के अंदर 50,000 लगा सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जो रीट जो बेसिकली जो डिविडेंड से आता है वो उसके आते हैं रेंटल्स के थ्रू डिविडेंड्स, और इनवीट्स में वो बेसिकली एक किसी एसेट को एक्वायर करते हैं, और जितने जितने वो एसेट्स को एक्वायर करते हैं उतने उतने उनका कैपिटल बढ़ता है, उस तरीके से उनका कैपिटल डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, हालांकि टर्मिनोलॉजीज बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं, बट हाँ, इनवीट्स एक बहुत बड़ा टर्म है, रीट्स उसके कंपैरिजन में एक छोटा टर्म है, और इस तरीके से हम थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट आउट कर सकते हैं रीट्स और इनवीट्स में, और फिर इन्वेस्टर्स दोनों में पैसा लगा सकते हैं। और इनफैक्ट आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया के अंदर 19 इनवीट्स फंड्स हैं और 6 रीट्स फंड है। ओके, अमित जी, प्रॉज एंड कॉन्स बहुत ज़रूरी होते हैं पहले जानने, वो बताएं हमारे लिए। रिटेल इन्वेस्टर, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास आज के डेट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? तो एक तो है म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेट फंड्स। जो मेजर डिफरेंस है रीट और इनवीट और इन अदर सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन में अभी देखा कि ये रीट और इनवीट में जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ इमीडिएट रिटर्न आने शुरू होते हैं। सो ये एक मेजर बेसिक डिफरेंस है जो कि म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी या एफडी में एफडी में है इमीडिएट रिटर्न, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्विटी में थोड़ा सा सिमिलरिटी है रीट और इनवीट की, क्योंकि वहाँ पे भी डिविडेंड आते हैं, लेकिन डिविडेंड की परसेंटेज बहुत कम होती है। और रीट और इनवीट में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो रेगुलर रिटर्न्स के अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन जो कि नॉर्मल मुझे इक्विटी या म्यूचुअल फंड में मिलता है वो मिलता ही मिलता है, जो कि एफडी में कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है। अगर मैंने रिटर्न ले लिया तो मैं एक ही चीज ले सकता हूं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिटेल इन्वेस्टर को देता है जहां पे कि एक हाथ में तो मेरे पास रेगुलर रिटर्न भी आ रहे हैं और दूसरी हाथ में कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है। सो डबल वैमी है, जो कि दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया उम्दा ऑप्शन मिलता है रिटेल इन्वेस्टर को, और ये एक कारण है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है लोगों के पास, और सर के जैसे लोग जो इन्वेस्टमेंट में लोगों को जागरूक करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो उसका लोगों ने फायदा उठाना शुरू किया है, और आगे आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन लोगों के लिए है। जी, सिद्धार्थ, जैसे बीइंग अ वेल्थ मैनेजर, अगर प्रेडिक्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो कोई भी जब इन्वेस्टर आता है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यही होता होगा, कितना रिटर्न मिलेगा और कब से रिटर्न मिलना शुरू होगा। जैसे अमित जी ने बताया कि बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाता है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी की हम बात करें तो वो कितनी परसेंटेज है और आप किस तरह से बताते हैं? फिर देखिए, जहां तक प्रेडिक्टेबिलिटी की बात है, अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये ना, जैसे इसका जो आपने जो अभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा था, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स से बहुत रिलेटेड ये सवाल है कि क्या प्रेडिक्टेबल। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये रिटर्न्स क्या आएगा, तो एक जनरल डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि 6 से 8% का रिटर्न एक आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डिविडेंड्स के फॉर्म में आपको जो एक इनकम मिलेगी वो डिविडेंड्स के फॉर्म में मिल सकती है, वो इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल सकती है, वो लोन रिपेमेंट्स के फॉर्म में मिल सकती है। तो इस तरीके से पैसा तो आ जाएगा, बट द होल आइडिया इज कि क्या इसमें कुछ एनोमलीज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हाँ, मतलब अगर एक इन्वेस्टर को यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं पैसे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा लगाते हैं तो वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट होता है। लेट्स से अगर सरकार बदल जाती है या फिर लेट्स से कोई इकोनॉमिक टर्मोइल आ जाता है, कोई पॉलिटिकल अपहीवल आ जाता है जिसके कारण वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, जब अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगी तो ये डिविडेंड्स या लोन रिपेमेंट्स क्या करेगा? तो उस केस में एक प्रॉब्लम आ सकती है जहां पे इंटरेस्ट या डिविडेंड्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये भी देखना है, क्योंकि एक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आप ले लें, पोर्ट्स, रेलवेज, वो 10-15 साल से नीचे खत्म नहीं होते। तो उस केस में आपको यह भी देखना है कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है उस प्रोजेक्ट की। अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी अगर क्वेश्चन में है तो बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर्स को भी खतरा हो सकता है रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि इसमें रिस्क कितना है।
इन इन्वेस्टमेंट्स में, रीट्स या इन वीट्स में। सो बेसिकली जैसे कोविड आ गया, कोविड के टाइम में कोवर्किंग स्पेसेस या कमर्शियल रियल एस्टेट्स या वेयर हाउसिंग वो बंद हो गया था, उस केस में रिटर्न्स आने बंद हो गए थे इन्वेस्टमेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें, बट इन ऑन ए जनरल जब आप पोर्टफोलियोज डेवलप करते हैं या पोर्टफोलियोज डिजाइन करते हैं तो आप 6 से 8% का रिटर्न रीट्स या इनवीट्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको आप यूज कर सकते हो कि वो एक हेज कर सकते हैं, एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह आप देख सकते हो, जैसे एफडीज होते हैं। आप देख सकते हो कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं आराम से। आप ये देख सकते हो कि वो एक रियल इनकम, जैसे रिटायरमेंट का कोई बंदा है उसको पैसा चाहिए तो वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स जो रीट्स या इनवीट्स दे रहे हैं वो आपको आसानी से मिल सकता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं कमर्शियल स्पेसेस के लिए। तो इन दैट केस आप काफी उसको यू कैन सी दैट यू विल बी एबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स, पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाई हो जाते हो, रिटर्न्स आपको प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस कंट्री की ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक टर्म अमित जी पेपर क्लिप भी है, तो उसको समझना चाहेंगे, क्या है वो? अस्मिता, पेपर क्लिप को मैं लेमैन लैंग्वेज के, आम आदमी की लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो पेपर क्लिप क्या होता है कि अगर मैं 2 पेपर को एक साथ लेके चलना चाहूं तो उसके लिए क्लिप करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सो ये इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरह का एक टर्मिनोलॉजी है कि 2 इन्वेस्टमेंट जो एक दूसरे के पूरक हों, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसके साथ उसके कोई पूरक इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे कि अगर मॉर्गेज है प्रॉपर्टी तो उसमें भी हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये एक तरीका होता है। जी सिद्धार्थ, बीइंग अ वेल्थ मैनेजर, आपके पास इन्वेस्टर आया तो आप किस तरह से मशवरा देते हैं उनको, और क्या एक इन्वेस्टर रीट्स और इनविट्स दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है एक साथ? हाँ, जब हम पोर्टफोलियोज डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हम अगर ये देखते हैं कि 10% या 20% ऑफ पैसा हमें एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लगाना है, फॉर एग्जांपल, तो हम जैसे या तो गोल्ड चूज कर सकते हैं या डेट फंड्स यूज कर सकते हैं, उस तरीके से हम रीट्स भी चूज कर सकते हैं जो आप वहां पे आप सेफली पैसा लगा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वो भी। और रीट्स में लगाने के लिए हम म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हैं, या फिर आप एक स्टॉक का या ETF जैसे मैंने पहले बताया, आप उस तरीके से उस मोड से आप इन रीट फंड्स में आप एंटर कर सकते हैं, और जो कि फाइनली आपको इन्वेस्ट कर आप इन्वेस्टमेंट्स वहां से कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे इस प्रोग्राम के इंसेप्शन में मैंने बोला था कि 10,000 तक का रुपए आप एक रीट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 50,000 जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, आप 50,000 इनवीट्स में कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स आप दोनों में कर सकते हो, रीट्स में भी कर सकते हो, इनवीट्स में भी कर सकते हो। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का अगर आप पोर्टफोलियोज खोल के देखें तो आपको बहुत सारे रीट फंड्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया एम्बेसी रीट तो मेरे ख्याल से इतना कॉमन है कि आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पोर्टफोलियो के अंदर एम्बेसी रीट्स मिलेंगे। बहुत ही एक कमर्शियल रियल एस्टेट में डील करते हैं, बहुत ज्यादा ऑफिस स्पेस में डील करते हैं, जिसके कारण वो काफी सेफ सिक्योर्ड है। मेरे पास बहुत क्वेरीज भी आई हैं आज तक कि अगर हमें रीट्स में इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से इन्वेस्ट करें। इन द फॉर्म इन द सिमिलर फॉर्म आप इनवीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पावर ग्रिड वो एक इनवीट फंड है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन दैट केस आप म्यूचुअल फंड के थ्रू या ETF के थ्रू आप रीट फंड और इनवीट फंड दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप 10% ऑफ द पैसा जो आपका है वो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहते हैं जो सेफ्टी भी है, डिविडेंड्स भी आना चाहते हो, और आप ऑलमोस्ट 6 से 8% का रिटर्न जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पोर्टफोलियो से आना चाहिए। जी, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो किस तरह से इन्वेस्ट करें? अस्मिता, जो कैटेगरीज है रीट्स की, सिद्धार्थ ने अभी ऑलरेडी इसके बारे में बात किया कि एक तो इक्विटी से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, दूसरा प्राइवेट हैं, तीसरा मॉर्गेज है, चौथा हाइब्रिड है। तो इस तरह की है। तो जो इन्वेस्टर उसकी रिस्क एपिटाइट क्या है, वो अगर प्राइवेट उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्राइवेट रीट्स, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ लिमिटेड लोगों ने वो बनाया हुआ है, तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है शायद, लेकिन उसमें रिटर्न्स के चांसेस शायद ज़्यादा हैं। अगर वो सेबी से, अगर नॉर्मल मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी रीट्स की, तो वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है।
तो रेगुलेटेड जितना ज़्यादा होगा उतना सिक्योरिटी ज़्यादा होगा, बट एट द सेम टाइम रिटर्न्स के चांसेस थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो ये एक इन्वेस्टर, उसकी रिस्क एपिटाइट क्या है, उसके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कितनी है, और यहाँ पे ही सिद्धार्थ जैसे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है कि आपने क्या चाहिए, उसको पूरा एनालाइज करके उसको क्या सोल्यूशन मिल रहा है किस ऑप्शन से। सो अगर प्रोफेशनली वो घुसे इन इन्वेस्टमेंट्स में तो वो ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा रिटेल इन्वेस्टर को कि आप खुद ना इन्वेस्ट करके थोड़ा आप उसके बारे में जानें, उसके बारे में डिटेल्स आप थोड़ा बैकग्राउंड चेक करें कि क्या ये कौन सा रीट है, इसके बैकग्राउंड्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, और अगर कोई प्रोफेशनल की मदद लेना चाहें तो ज़रूर लें, सो दैट यू गेट ऑप्टिमल रिटर्न। बेस्ट मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बेस्ट नोबडी नोज बेस्ट क्या होता है, बट ऑप्टिमल रिटर्न्स आप इस तरह से अपना बना सकते हैं। यानी आपकी एडवाइस है कि इन्वेस्टर्स को भी अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल जी। किसी के कहने पे कि ये बढ़िया है आप बिल्कुल ना जाएं जी। क्योंकि वो अगला जिसने आपको एडवाइस किया उसकी क्या मोटिव है आपको नहीं पता, उसकी हॉरिजन कितने दिन की थी, शायद उसने इन्वेस्ट किया था उस समय रिटर्न काफ़ी बढ़िया मिल गया, लेकिन क्या अगले आने वाले समय में भी वो सेम रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स जो कि हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती हैं, हर किसी की अलग अलग होती हैं रिक्वायरमेंट, तो हर किसी के लिए एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं हो सकता। किसी के लिए कोई रीट ज़्यादा अच्छा है, किसी के लिए दूसरा ज़्यादा अच्छा है, किसी के लिए हाइब्रिड ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिसीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी। और बीइंग अ वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ, आपका तो राइट बनता है, आपको तो बताना चाहिए आप एडवाइस क्या करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि रीट का तो अब एक इंडेक्स आ गया है। जैसे अगर आप सेबी ने काफ़ी सारे इंडेक्सेस बनाए हुए हैं, जैसे लार्ज कैप का इंडेक्स, लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स, मल्टी कैप का इंडेक्स। अगर एक रीट का इंडेक्स आ चुका है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट है रीट्स, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि हमें अब किस टाइप के रीट में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो मॉर्गेज रीट्स हो, या वो एक इक्विटी रीट्स हो, या वो एक प्राइवेट रीट्स हो, या वो पब्लिक रीट्स हो। हम एक देखते हैं कि क्लाइंट का क्या एक ऑप्टिमल रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है रीट से, कितनी सेफ्टी नेट है, कितना डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और उस डाइवर्सिफिकेशन में भी हमें कितना एक्सपोजर देना है रीट्स को। तो उस हिसाब से जब पोर्टफोलियोज डिज़ाइनिंग की बात होती है तो इन सारे हम पहलुओं को हम मद्देनज़र रखते हैं और उसके बाद हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि इंडिया में 6 बहुत अच्छे रीट फंड्स हैं और 17 इनवीट फंड्स हैं, 17 से 19 इनवीट फंड्स हैं, तो काफ़ी सारे फंड हाउसेस इस ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं जहां वो अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई कर सके और एट द सेम टाइम रिटर्न्स जनरेट कर सके। और टैक्सेशन की बात करें इसमें तो उसका किस तरह से कैलकुलेट होता है? टैक्सेशन जहां तक मैं बात करूं तो एक तो अगर रीट की मैं बात करूं तो 2 तरह के टैक्सेशन है, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, दूसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में रीट को रखा गया है। आज के डेट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अभी करंट बजट में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो अभी सिंस रीट एक इंसेप्शन स्टेज पे है तो आगे आने वाले दिनों में टैक्सेशन पे क्या रहेगा नहीं रहेगा आज के डेट में बात करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अभी जो है वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ट्रीट होता है। तो अगर 3 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट है तो 10% का है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे मूवमेंट आएगी टैक्सेशन पे, ये एक रिस्क मैं मान के चलता हूं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के तो वो एक फैक्टर है, बट आज के डेट में ये है। टैक्सेशन को लेकर आप क्या कहेंगे सिद्धार्थ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग या वेल्थ मैनेजमेंट का, एक टैक्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
तो जो रीट्स या इनवीट्स है बेसिकली उसका एक डेट टैक्सेशन होता है। बेसिकली जो भी आप जो रिटर्न्स कमाते हो वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है। और जैसे आपको पता है कि आज की डेट में जो इनकम है बेसिकली रीट से वो डिफरेंट तरीके से मिलता है, या वो एक इंटरेस्ट पेमेंट्स की तरह मिलते हैं, या लोन रीपेमेंट्स की तरीके से मिलता है, या डिविडेंड्स की तरीके से मिलता है। तो आपको पता है कि डिविडेंड्स तो आजकल टैक्स आपके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्सेबल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक लोन रीपेमेंट्स की बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया बेसिकली। तो रीट्स में क्या होता है, कभी कभार एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देते हैं। वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है उसके अंदर रीट्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, और वो फाइनल अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर डिप्लॉय करता है पैसा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल में एक डिस्काउंटेड प्राइस में 90 रुपए लगाया, और जो कैपिटल एप्रिशिएट करके 100 रुपए हो गया। अब जो 10 रुपए का जो गेन हुआ है वो उस पर टैक्सेशन होंगे। तो अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल जो जब पैसा रिटर्न कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को थ्रू रीट फंड्स, अगर उसका जो अमाउंट है वो कम है तो वो डेट टैक्सेशन के अंदर फॉल कर जाता है, जहां उसका जो इनकम है वो इंटरेस्ट जो उसका जो इंटरेस्ट है वो इनकम के अंदर ऐड हो जाता है इन्वेस्टर्स का। अदरवाइज एट अ हायर लेवल अगर बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिशिएट होता है तो ये भी देखा गया है कि वो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री हो जाता है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जहां से रीट्स का इंटरेस्ट मिलता है या इनकम मिलता है, और वहां उस हिसाब से उसका टैक्सेशन गवर्न होता है। बट एक नॉर्मल लेमैन के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी के लिए जो रीट का जो एक टैक्सेशन है वो एक डेट टैक्सेशन है, जहां पे वहां जो भी रीट से आपको इनकम मिलती है वो आपके जो भी रीट से आपको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड्स मिलता है वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है। जी अमित जी, कोई भी स्कीम्स होती हैं इन्वेस्टिंग को लेकर तो उसकी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसमें गवर्नेंस का क्या लेवल रहता है, किस तरह से गवर्न होता है ये सब? ये जब से हमने बात शुरू किया है तो ये पहली चीज़ थी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि ये एक हाईली गवर्नड चीज़ है। किस तरह से होता है? एक तो गवर्नमेंट की गवर्नेंस है जो सेबी के अंडर अगर जो लिस्टेड हैं तो सेबी से गवर्न है, और सेबी हम लोगों को पता है कि कितनी स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है आज के डेट में हमारे देश में। तो एक तो वो है, दूसरा जो ट्रस्टीज हैं, तो ट्रस्टीज आर ऑल्सो प्लस फंड मैनेजर्स हैं। फंड मैनेजर्स पहले तो मैनेज करते हैं, उनके ऊपर ट्रस्टीज भी हैं, तो ट्रस्टीज भी मैनेज कर रहे हैं, और इन सारी चीजों के ऊपर ऑथोरिटीज हैं जो कि काफी स्ट्रिक्ट ऑथोरिटी है टू सी वेदर जो गाइडलाइंस बनी हुई है, और गाइडलाइंस ऑलरेडी बनी हुई है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रीट फंड मैं कहीं भी किसी भी जगह लगा दूं। तो एक गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को, और सिद्धार्थ ने ऑलरेडी उन गाइडलाइंस की बात तो पहले किया है कि किस तरह के 75% 90% कंप्लीटेड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेसेंट स्टेज पे नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो इनकम है, जो रिटर्न या तो इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रही है उस पर्टिकुलर रीट को, या फिर रेंटल के फॉर्म में आ रही है, तो जो नेट आफ्टर टैक्सेबल इनकम है उसकी 90% हैज़ टू बी वो अपने इन्वेस्टर को शेयर करना ही करना है। और ये एक गाइडलाइन सारी चीज़ बनी हुई है जी। और सेबी से बढ़िया शायद ही कोई IRDA, सेबी, ये दो चार जो हमारे रेगुलेटर हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेटर हैं और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को जी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई चूक होगी आने वाले दिनों में। कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए एक इन्वेट्स और रीट्स को लेकर। इन्वेट और रीट एक ऐसा ऑप्शन है आम जनता के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो कि पहले नहीं था, बट आज जो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने देश के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का और उसके साथ साथ अपना वेल्थ बनाने का। तो ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स होगा कि आप खुद तो कमाएं, साथ में देश को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं जी। सिद्धार्थ, आपका रिमार्क क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक रीट्स, जहाँ से मैं वही बोलूँगा जहाँ से हमने इस प्रोग्राम का इंसेप्शन किया था। रीट्स एंड इनवीट्स एक बहुत पॉपुलर टूल बनते जा रहे हैं, एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल्स बनते जा रहे हैं, जहाँ इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जहाँ इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं,
जहाँ पे इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि वो इस कंट्री के पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रोथ में, और जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत हद तक देखी गई है कि वेल मैनेज्ड है, प्रॉपर ऑडिटिंग होती है, सेल्फ ऑडिटिंग होती है, सेबी सर्टिफिकेशंस हैं। तो इन दैट केस मुझे लगता है कि एक अच्छा टूल है जो ग्रो करेगा। आज 6 रीट्स हैं, कल को 12 रीट्स होंगे, फिर 25 रीट्स होंगे। जहां जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में रीट्स इतने एक्सपोज्ड है, वैसे इंडियन मार्केट्स में भी एक दिन रीट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। अभी तो हम लोग नेसेंट इंसेप्शन स्टेज पे ही चल रहा है। और हाँ, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ वेल्थ मैनेजर, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जैसे आपने आंकड़ों की बात करी स्टार्टिंग में, इसकी रेट ऑफ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल लेवल से बढ़ रहा है। अगर हर एक फंड हाउस अपने पास रीट फंड्स रख रहा है या अपने फंड के इंसेप्शन के अंदर एक रीट कैटेगरी रख रहा है, तो इसकी पॉपुलैरिटी तो वहीं से दिखती है। तो अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो हम देख सकते हैं जैसे एक गोल्ड है, इक्विटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, डेट्स हैं, ऐसी एक रीट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पे आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया एडवांटेजेस को अवेल कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियोज को सिक्योर कर सकते हैं। जी, तो रीट्स एंड इनविट्स में एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे एक स्मॉल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, और क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, किस तरह से आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और ख़ासकर रेगुलेटेड है, गवर्नड है, तो यानी सेफ्टी का फैक्टर भी वहाँ पर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि रीट्स और इनविट्स को लेकर आपके मन में भी जो सवाल रहे होंगे, आपको उनके जवाब ज़रूर मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी